दोस्तों जब साल 2023 में फ्रांस में दंगे छिड़े थे तब मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया था कि फ्रांस में दंगे क्यों हो रहे हैं और इनके पीछे की सच्चाई क्या है, जिसे कि बाद में यूट्यूब ने डिलीट कर दिया क्योंकि इस वीडियो में मैंने इन शांति दूतों की सारी पोल खोली थी कि कैसे इन्होंने यूरोप को एक इस्लामिक स्टेट बनाने का प्लान बना रखा है। अब आज फिर से वही दंगे हो रहे हैं, बस साल बदला देश बदला। पहले फ्रांस था और आज यूके। पिछले कई दिनों से यूके में दंगों की आग भड़की हुई है, जिसमें काफी सारे लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है, जिसमें ज्यादातर गोरे शामिल है, क्योंकि अगर शांति दूतों को अरेस्ट किया तो पूरी दुनिया इस्लामोफोबिया का ठप्पा लगा देगी। अब दोस्तों आज यूके समेत पूरी यूरोप की सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है और वहां पर कभी भी दंगों की आग भड़क सकती है, जिसका अंजाम हद से ज्यादा खतरनाक होगा। अब दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम इन्हीं दंगों को जानेंगे कि क्यों ये दंगे हो रहे हैं, और अगर इन शांति दूतों को वापस इनके देश नहीं भगाया गया तो कैसे पूरा यूरोप दंगों की आग में जलेगा। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों मेरा नाम रोलिंग, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस बेहतरीन एपिसोड को। Argentina, this was a political earthquake. Javier Milei won by a wider than expected margin, and his victory sent a clear message. Argentinians wanted change. Giorgia Meloni to become Italy's first female prime minister and its first far-right leader since Benito Mussolini. With her Brothers of Italy leading a right-wing coalition to a majority in both houses of parliament, Meloni is on track to become Italy's next prime minister. South Korea has a new president. Conservative opposition candidate Yoon Suk-yeol was elected in one of the most closely fought races in recent history, which will shape Asia's fourth largest economy for the next 5 years. Smiling and seemingly at ease for the selfies, but Sanna Marin's political star has fallen. Finland's Prime Minister gathered with supporters at her election headquarters as ballot results came in and showed her Social Democrats slipping behind the right-wing National Coalition Party and the Finns Party. 25 जुलाई 2024 को यूके में एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ जिसमें काफी सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, पर अचानक से एक रेडिकल इस्लामिस्ट ने इन बच्चों के ऊपर अटैक कर दिया, जिसमें 10 लोग घायल हो गए और 3 बच्चों की मौत हो गई। अभी हमला करने वाला एक 17 साल का रवांडन था जो कि यूके में पैदा हुआ। अब इसके बाद जो यूके कोर्ट थी उसने इस लड़की की आइडेंटिटी को पब्लिक नहीं किया, जिसके बाद लोगों ने अपने अंदाजे लगाने शुरू कर दिए कि हो सकता है कि हमला करने वाला एक रेडिकल इस्लामिस्ट हो, जिसके बाद मामला पूरी तरह से गर्मा गया। यूके के नेटिव लोगों ने वहां के पास की मस्जिद के ऊपर अटैक कर दिया और नारे लगाए वी वॉन्ट आवर कंट्री बैक, जिसके बाद इस हमले में 50 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हो गए और ये प्रोटेस्ट पूरे यूके में फैल गया। टेलीग्राम पर एंटी मुस्लिम ग्रुप्स बनने लगे जिसमें ज्यादातर गोरे जुड़ रहे थे ताकि लोगों को सबक सिखाया जा सके जो कि यूके में आकर गंदगी फैला रहे थे। अब दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण है यूके की ग्रूमिंग गैंग्स, जो कि बच्चों को किडनैप करके या फिर मैनिपुलेट करके उनसे रोबरी, ड्रग्स स्मगलिंग और तो प्रोस्टिट्यूशन जैसे काम करवाती है, जिसे खुद बीबीसी ने कंफर्म किया है कि इसमें 90% पाकिस्तानी है। In the UK, the Home Secretary is in the headlines. Suella Braverman is in the eye of the storm again. She's taking on British Pakistani men. She blames them for child sexual abuse. She says they're quote-unquote overwhelmingly behind such cases. This is about organized groups, also called grooming gangs. Braverman says men of Pakistani origin are involved in these crimes and that authorities willfully ignore this. She says that law enforcement agencies are being politically correct. They take a softer approach to minorities like Muslims. अब इस मामले के ऊपर यूके के दोगले नेता जानबूझकर पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहे क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इससे लोग उन्हें इस्लामोफोबी बता देंगे। पर यूके के काफी सारे मिनिस्टर कह चुके हैं जो यूके गवर्नमेंट है वो माइनॉरिटी के साथ काफी ज्यादा सॉफ्ट है, जिससे वहां पर क्राइम का से ज्यादा बढ़ चुका है। अब गोरों को भी समझ में आने लगा है कि यूके की पुलिस उनके साथ दोगलापन कर रही है, यानी कि अगर गोरा क्राइम करे तो इंस्टेंट पेनल्टी, पर अगर क्रिमिनल शांति दूत हो तो नो केस नो पेनल्टी। यूके में जितनी भी ग्रूमिंग गैंग्स मौजूद है उनमें से 90% पाकिस्तानी है, पर कभी भी यूके मीडिया ने इसे पाकिस्तानी नहीं कहा बल्कि उसे साउथ एशियन कहती है, जिसमें मेनली इंडिया, श्रीलंका, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, फिलीपींस और ताइवान जैसे देशों का नाम खराब होता है। यूके में एक टास्क फोर्स बनाई गई ताकि इन ग्रूमिंग गैंग्स को रोका जा सके और पहले ही साल इन्होंने करीब 550 लोगों को पकड़ा, जिनमें से 90% शांति दूत थे, जिसमें करीब 4,000 से ज्यादा विक्टिम्स को बचाया गया। पर यहाँ पर लिब्रांडो चुपचाप खड़े तमाशा देखते रहे। सन 2001 से लेकर सन 2024 तक आज तक जितने यूके में क्रिमिनल अटैक हुए उसमें मेनली पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, बांग्लादेशी, इराक, ईरान, सीरिया, लेबनान, पैलेस्टीन, जॉर्डन और तुर्की के लोग शामिल है, जिसे कभी भी किसी भी देश ने कंडेम नहीं किया क्योंकि इससे लोग उन्हें इस्लामोफोबी बता देते। अब यूके के लोगों के मन में रिफ्यूजीज के लिए नफरत हद से ज्यादा बढ़ रही है, जिससे कि एक रिपोर्ट में पब्लिश किया गया कि अगर इमिग्रेंट यूक्रेन, हांगकांग या फिर बाकी किसी कंट्री का तो एक्सेप्टेबल, पर अगर इमिग्रेंट पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या फिर बाकी किसी मुस्लिम कंट्री का तो नॉन एक्सेप्टेबल। अब इस रिपोर्ट के बाद शांति दूतों और लिब्रांडो की पूरी तरह से जल गए कि केवल इस्लामिक कंट्रीज के खिलाफ ही भेदभाव क्यों। तो इनके लिए मेरा सीधा सा जवाब ये है कि यूरोप या फिर बाकी किसी कंट्री पे बम फोड़ने वाले इस्लामिक कंट्रीज के होते हैं, ना कि बाकी किसी कंट्री के। और अगर अभी भी मेरी बात नहीं समझे तो
यूरोप में हर साल 6 से 7 लाख लोग रिफ्यूजी बनकर, एम्प्लॉयर बनकर या फिर स्टूडेंट वीजा पर यूके जाते हैं, जिसमें 1/5 इंडियन है। पर हमारे यहाँ के जितने भी लोग हैं वो लीगली यूके जाते हैं और वहाँ की उनकी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। ये बात तो पूरी तरह से सच है कि कोई भी देश आपको अपने देश में इसलिए बुलाता है ताकि आप उसकी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करें, कुछ नया इन्वेंट करें और टैक्सेस पे करें। पर जब भी आप किसी देश में शरणार्थी बनकर जाते हैं तो आप उसके लिए एक लायबिलिटी बन जाते हैं, जिससे उसकी इकोनॉमी पर बर्डन पड़ता है। Poland's government justified its position by emphasizing the need to protect its citizens from potential security risks associated with radical Islam. This view has resonated with a large portion of the Polish population, who fear that an influx of Muslim immigrants could lead to social unrest, terrorism, and the erosion of Poland's traditional values. मतलब जिस देश ने इन्हें रहने को घर दिया, काम करने को नौकरी दी, खाने को खाना दिया और एक अच्छी लाइफस्टाइल दी, इन्हें उस देश के ना तो कल्चर को मानना है और ना ही नियम कायदे कानून, बल्कि इन्हें चाहिए शरिया। अब इन सालों की तरह शरिया चाहिए था तो यूरोप में आए क्यों? तुम वहां जाते जहाँ पर शरिया है, इजिप्ट, सीरिया, लेबनान, इराक, पैलेस्टीन और भी काफी सारे इस्लामिक कंट्रीज है। पर नहीं, ये उन देशों में जाएंगे जहाँ पर डेमोक्रेसी है, क्योंकि डेमोक्रेसी का फायदा उठाकर और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर वो कुछ भी बकवास करेंगे, शरिया की बात करेंगे और कोई भी इन्हें कुछ नहीं कहेगा। लेफ्ट विंग मीडिया और शांति दूतों का मसीहा अल जजीरा इन सारे दंगों के पीछे फार राइट्स का हाथ बता रहा है, जबकि इन्हें पता भी नहीं है कि फार राइट्स थे और वो क्या क्या कर सकते थे। कभी भी आप नोटिस करना कि जहां कहीं भी दंगे होते हैं तो जितने भी शांति दूत हैं वो सबसे आगे मिलेंगे, पर फिर भी दुनिया में इस्लामोफोबिया फैल रहा है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? कोई मुझे ये एक्सप्लेन कर दे। आज यूरोप के काफी सारे देशों ने इन इस्लामिक माइग्रेंट्स की तरफ से किनारा करना शुरू कर दिया है, जिसमें काफी सारे देश शामिल हैं, जैसे कि पोलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और हंगरी। अब यहाँ पर जितने भी देश हैं ये अपने देश, अपनी सोसाइटी और अपने कल्चर को साफ रखना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि इनके साथ भी वैसा ही हो जैसा कि बाकी इस्लामिक माइनॉरिटीज के साथ हुआ, इसलिए अपने देशों में इस्लामिक माइग्रेंट्स को बैन कर रहे हैं, जो कि इनके लिए सबसे बड़ा कदम है। अब दोस्तों इन सब पर मेरी क्या राय है, तो इससे पहले आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताएं, ताकि मैं जान सकूं कि आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं जो कि यूरोप में चल रहा है। यहाँ पर मेरी राय बिल्कुल क्लियर है कि यूरोप को अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज पर काम करना पड़ेगा, वरना सिविल वॉर ज्यादा दूर नहीं है। ये साले शांति दूत जितने भी देशों में मौजूद है वहाँ कहीं भी शांति नहीं है, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, पैलेस्टीन या फिर आप किसी भी इस्लामिक कंट्री का नाम उठाकर देख ले, वहाँ या तो दंगे छिड़े हुए हैं या फिर दंगे छिड़ने वाले हैं। Growing poverty is pushing Lebanese people back onto the streets. Protesters say they are hungry, unable to cope with a coronavirus lockdown now in its third week. A curfew-like situation has been imposed in Balochistan, Pakistan, following a violent military crackdown on protests against the alleged Balak genocide. The unrest has resulted in the death of one person and injuries to several others. Rights activist Marang Balak from Gwadar managed to send a message, stating that security forces are shelling and firing on locals, preventing anyone from entering or leaving the city. अब जिसे साले लिब्रांड और शांति दूत फार राइट्स बता रहे हैं, असल में इन्हें पता ही नहीं है कि फार राइट्स थे कौन। तुम जिस ISIS, अलकायदा, हिजबुल्लाह, हमास, तालिबान या फिर हुती कदम पर चल रहे हो, वो सब अभी बच्चे हैं। जितना खून खराब फार राइट्स ने मचाया उतना तुमने सोचा भी नहीं होगा। पिछले 2000 सालों के इतिहास में जितना खून खराबा यूरोप ने देखा उतना सारे देश मिलकर भी नहीं देख पाए, और ये इन घोड़ों से लड़ेंगे। अब दोस्तों इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है अडोल्फ हिटलर और जोसेफ स्टालिन। हिटलर ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 6 मिलियन से ज्यादा ज्यूज को होलोकॉस्ट में मरवा दिया, और अगर बात करता है स्टालिन की तो उसने 20 मिलियन से लेकर 40 मिलियन लोगों को जान से मरवा दिया, पर फिर भी इनका कोई कुछ नहीं उखाड़ सका। ये जितने भी यूरोपियन देश हैं ये आपस में लड़ते रहे। जर्मनी और फ्रांस आपस में 7 सालों तक लड़ते रहे। यूके ने जर्मनी को बर्बाद किया, जर्मनी ने USSR में कत्लेआम मचाया, और स्पेनिश लोगों ने मुस्लिम इन्वेडर्स को कुत्तों की तरह भगा भगा कर मारा। अब इन गोरों ने आपस में लड़ाइयां लड़ी, इन नॉर्थ अमेरिका में लड़े, साउथ अमेरिका में लड़े, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में लड़े, पर इन्हें कोई भी रोक नहीं सका। साल 2015 में फ्रांस में एक आतंकी हमला हुआ जिसमें 137 लोग मारे गए, और 7 इसमें खुद आतंकवादी थे। अब इसके लिए ISIS या फिर अलकायदा ने किसी और को नहीं चुना, बल्कि इसके लिए उन्होंने उन लोगों को पकड़ा जो खुद फ्रांस में पैदा हुए थे। First suicide bomb outside the Stade de France, north of Paris, and then panic as fans fled the match between Germany and France. President Francois Hollande, who'd been watching the game, was briefed and rushed to safety. Only minutes later, gunmen opened fire on several bars and restaurants in eastern Paris. In the same neighbourhood, bloody scenes unfolded at the Bataclan Music Hall, 3 attackers killing 90 people who were attending a sold-out concert by the rock band Eagles of Death Metal. A standoff ensued and French elite forces stormed the venue. The siege only ended when 2 of the attackers blew themselves up. The Islamic State group later claimed responsibility in revenge for French airstrikes in Syria. President Hollande called it an act of war against France as he announced a state of emergency. इन्होंने फ्रांस की एक फेमस लाइब्रेरी को आग लगा दी, जिसमें काफी सारी किताबें मौजूद थी और काफी सारा फ्रांस इतिहास शामिल था। अब ऐसा ही सेम काम बख्तियार खिलजी ने कभी नालंदा में भारत में किया था। अब आप एक बार सोच कर देखिए कि इन लिब्रांडो को लग रहा है कि जो यूरोप आज वोक है वो हमेशा से ऐसा रहा है,
पर इन्हें पता नहीं कि 100 साल पुराना यूरोप कैसा था और फार राइट्स कौन थे। हर एक देश में 2 विंग होते हैं, लेफ्ट विंग, राइट विंग, और इन दोनों का होना जरूरी भी है ताकि देश में बैलेंस बना रहे। पर एक और विंग होता है एक्सट्रीमली राइट विंग, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, और जब ये पावर में आते हैं तो हर एक पूरी कम्युनिटी को पूरी तरह से साफ कर देते हैं, जैसा इन्होंने कभी यूरोप के साथ करने की कोशिश करी थी। Du meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. अब आप एक बार सोचकर देखिए, इन साले शांति दूतों ने यूरोप के लोगों के घर फूंक दिए, औरतों के साथ रेप किया, बच्चों को मारा, चर्चिस पर हमले किए, स्कूल कॉलेज लाइब्रेरी जला दी, वहां की गाड़ी को आग लगा दी और वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। तो क्या ये लोग डेमोक्रेसी ऑफ कोर्ट जाएंगे? नहीं, ये उसके पास जाएंगे जो कि इनको बचाएगा, इनके धर्म की रक्षा करेगा। और वो कौन है? वो फार राइट्स या फिर फासिस्ट। Vielleicht wird manch unter Ihnen sein, der es mir nicht verzeihen kann, dass ich die marxistischen Parteien vernichtete. Aber mein Freund, ich habe die anderen genauso vernichtet. Sie sind अब ये जितने भी शांति दूत यूरोप में मौजूद है, ये दोबारा वही काम कर रहे हैं, यानी कभी गोरों को छेड़ रहे हैं, कभी नुकसान है कि ये दोबारा वही काम करे जो उन्होंने कभी 80 साल पहले यूरोप में किया था। आपने छोटा भीम में वो मायंत्री वाली स्टोरी देखी होगी कि कैसे किरवाड़ को जिंदा कर दिया और बाद में किरवाड़े ने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया। अब वही काम दोबारा होने वाला है, बस किरवाड़े की जगह फार राइट होंगे जो कि उससे भी ज्यादा कट्टर होंगे और उससे भी ज्यादा खतरनाक। 280 साल पहले वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 किसने लड़े थे, जिसमें करोड़ों लोग मारे गए? वो सारे क्रिश्चियन ने लड़े थे। इन्होंने तो लाखों लोगों को काट कर बिछा दिया और वो भी सारे क्रिश्चियन, और ये इन्हें छेड़ रहे हैं। इतिहास का सबसे क्रूर और बदनाम इंसान अडोल्फ हिटलर जर्मनी में पैदा हुआ, जिसने 60 लाख से ज्यादा यहूदियों को जान से मरवा दिया, और इन गोरों से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज ये शांति दूत फिर से वही बकवास कर रहे हैं, कभी जर्मनी में, कभी इटली में, कभी यूके में, तो कभी फ्रांस में देंगे। इन्हें पता नहीं है कि ये किस आग के साथ खेल रहे हैं, और ये आग कितनी ज्यादा खतरनाक है। जब ये आग भड़केगी तो पूरे यूरोप के साथ साथ इनके सारे देशों को जलाकर राख कर देगी, जैसा कभी अमेरिका ने इराक और सीरिया में किया था। दोस्तों, कभी पोलैंड में तो कभी स्वीडन में कुरान जलाई जा रही है, जिस पर वायसी ने छाती पीट ली कि ये सब तो इस्लामोफोबिया है। पर तब इन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई जब टर्की के अर्दोगान ने हाया सोफिया चर्च को मस्जिद बना दिया था? पर तब तो इनको मजा आ रहा था क्योंकि जब करने वाला मुसलमान और विक्टिम एक क्रिश्चियन था। अगर आज किसी को लगता है कि जो फार राइट्स थे वो कौन थे और क्या कर सकते थे, तो अगर तुम्हें पूछना है तो इजराइल और यहूदियों से पूछो, वो तुम्हें बताएंगे कि फार राइट्स कौन थे और वो क्या क्या कर सकते थे। जब हिटलर ऐसे हाथ पोछता था तो 10-12 अलकायदा से नीचे गिर जाते थे, और यूरोप का अलकायदा की धमकी दे रहे हैं। मुझे हंसी आती है दोस्तों इनकी बातें सुनकर कि कैसे कैसी बातें कर लेते हैं, और वो भी बिना सर पैर की। ये जितने फासिस्ट है, इन सारे लोगों की आत्मा एक बोतल में बंद है, और ये शांतिदूत उसी बोतल को तोड़ना चाहते हैं। मेरी बात मानो और अपने काम से काम रखो, वरना तुम्हारा वो हाल होगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये जितने फासिस्ट है या इतनी क्लिंजिंग में विश्वास रखते हैं, मतलब जिस कौम को ये पसंद नहीं करता उसको पूरी तरह से साफ कर देते हैं। ये बात किनकी किसी किताब में नहीं लिखी है, बल्कि उनकी सच्चाई है, तो डरो इनसे। अब मेरी बात कान खोलकर सुन लो, अगर किसी भी रेडिकल इस्लामिस्ट को लगता है कि तुम यूरोप जाओगे, गंद मचाओगे, 200-400 लोगों को मार दोगे और यूरोप तुमसे डर जाएगा, तो तुम गलत हो और अपनी गलती को सुधारो। ये तो इतने खतरनाक लोग हैं कि उन्होंने हर एक देश पर कब्जा किया, करोड़ों लोगों को जान से मार दिया, काले लोगों को गुलाम बनाया और उनको गुलामों की तरह पूरी दुनिया में बेचा। ओटोमन एम्पायर को इन्होंने क्या हाल किया, भूल गए क्या? कासिम सुलेमानी, सद्दाम हुसैन, ओसामा बिन लादेन को किसने मारा, वो भूल गए? या फिर ये भूल गए कि अफगानिस्तान, इराक, ईरान, सीरिया, लेबनान, यमन को किसने खंडर बनाया? तो मेरी एक बात मानो, इनसे डरो, इनसे दूर रहो, वरना तुम्हारा क्या हाल होगा ये तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि जब ये अपनी पर आएंगे तो तुम्हारी पूरी कौम का सफाया कर देंगे। Io penso che ci sia un problema di compatibilità tra la cultura islamica o certa interpretazione della cultura islamica e i diritti e i valori della nostra civiltà. A me non sfugge che la gran parte dei centri culturali islamici in Italia sono finanziati dall'Arabia Saudita, e l'Arabia Saudita è una nazione che a casa sua applica la Sharia, e Sharia significa lapidazione per l'adulterio, pena di morte per apostasia, pena di morte per omosessualità. Dear leftists, I'm very happy to take part in this debate about democracy in Europe. So let me give you some example of very major democracy in Poland, over 1,000 years of tradition of Polish nation. Polish nation rejected you, dear leftists, 8 times. 8 times in a row you have lost elections in Poland. So get used to it, because you're going to lose again. That's number one. Let me give you some data about Poland and Polish democracy. The lowest unemployment in European Union is Poland. The highest GDP after COVID in European Union is Poland. One of the lowest debts in European Union is Poland. So don't give us this rubbish about the need of educated immigration, as we heard yesterday. We don't need your doctors. We don't need your engineers. Take them all and pay for them. We don't need them. You know why? Because there's 0 terrorist attacks in Poland.
Why? Because there is no illegal migration in Poland. So don't give me this look. Don't give me these arguments about the populism, because this is a fact. This is your data from Eurostat. So we don't need your engineers. We don't need your doctors. Take them. Do not teach us. Do not teach us about democracy, because we know what the democracy is. So learn from Poland. Be like Poland. अब दोस्तों जो यूके में दंगे हो रहे हैं वो बेशक कल को शांत हो जाए, पर ये दंगे दोबारा होंगे, और जब अगली बार यूरोप में इलेक्शन होंगे तो वो लोग पावर में आएंगे जो कि कंप्लीटली फासिस्ट होंगे, और ये उन्हीं लोगों को नौकरी देंगे जो कि फासिस्ट होंगे। अब आप मेरी बात सेव कर लो, और ये बात सिर्फ शांति दूतों के लिए कि तुम आज जिस यूरोप को छेड़ रहे हो, जब ये फासिस्ट लोग अपना कत्लेआम मचाएंगे तो तुम्हारे लिए पूरी दुनिया छोटी पड़ जाएगी। तुम चिल्लाते चिल्लाते मर जाओगे और तुम्हारा विक्टिम कार्ड पड़ा पड़ा सड़ जाएगा, पर तुम कुछ कर नहीं पाओगे क्योंकि इन्हें रोकना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। आज यूरोप के काफी सारे देश जिसमें स्वीडन, पोलैंड, हंगरी और नॉर्वे जैसे देश शामिल है, यह पूरी तरह से सेफ है क्योंकि इन्होंने इस्लामिक माइग्रेंट्स को पूरी तरह से बैन कर दिया है, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर अभी कुछ नहीं किया तो आने वाले टाइम में हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और इसलिए आज ये सारे देश सेफ है। अब आप मेरी एक बात नोट कर लो कि आने वाले 5 सालों के अंदर यूरोप के मैक्सिमम देशों के अंदर फासिस्ट होंगे और इस्लाम पूरी तरह से यूरोप में बैन होगा, और अगर किसी भी इस्लामिक कंट्री ने कुछ भी बकवास करने की कोशिश करी तो इनका अंजाम बहुत ज्यादा खतरनाक होगा, उसको पूरी तरह से साफ कर दिया जाएगा, जैसा कि कभी अमेरिका ने इराक, सीरिया और यमन में किया था। अब दोस्तों आपको क्या लगता है कि जो यूरोप कर रहा है वो सही है या गलत? आपकी इसके बारे में क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।